हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सची स्टोर। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रभु जाति की अवधारणा को। मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने एम.एन. श्रीनिवास का इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड और उनका संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन की वीडियो भी अपलोड की है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी लिंक से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी वीडियो को, जो कि है प्रभु जाति की अवधारणा। भारत की ग्रामीण सामाजिक संरचना में होने वाले वर्तमान परिवर्तन को स्पष्ट करने से संबंधित प्रभु जाति एक विशेष अवधारणा है। प्रोफेसर सी एम.एन. श्रीनिवास ने सन 1959 में मैसूर के रामपुरा गांव का अध्ययन करने के पश्चात सर्वप्रथम प्रभु जाति की अवधारणा को विकसित किया। इसके पश्चात अनेक विद्वानों ने ग्रामीण शक्ति संरचना, नेतृत्व के स्वरूप, अंतर्जातीय संबंधों, जातिगत संघर्षों एवं ग्रामीण गुटों जैसे महत्वपूर्ण विषयों को स्पष्ट करने के लिए इस अवधारणा का व्यापक रूप से उपयोग किया। वास्तविकता यह है कि भारत के ग्रामीण जीवन में आज तो नवीन संरचनात्मक प्रतिमान विकसित हुए हैं। उन्हें प्रभु जाति की अवधारणा के आधार पर सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। इसके संदर्भ में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जाति संस्करण पर आधारित परंपरागत ग्रामीण समाज अब किस प्रकार नवीन परिवेश ग्रहण कर रहा है। प्रभु जाति के समानांतर अनेक अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनमें प्रबल जाति, प्रभुता, संपन्न जाति, प्रभावित तथा संरक्षक जाति आदि अधिक प्रचलित शब्द हैं। यह सभी ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत किसी ऐसे जाति समूह का बोध कराते हैं जिसने गांव के पारस्परिक संबंधों तथा ग्रामीण एकता को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित किया। प्रभु जाति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने लिखा है कि एक जाति को प्रभु जाति तभी कहा जा सकता है जब वह संख्या के आधार पर किसी गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में सबसे अधिक शक्तिशाली हो अथवा आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से अपने प्रभाव का स्पष्ट रूप में उपयोग करती हो। यह आवश्यक नहीं है कि परंपरागत जाति संस्करण में वह सर्वोच्च जाति के रूप में ही हो। कहने का मतलब यह है कि किसी जाति को प्रभु जाति अथवा प्रबल जाति केवल तभी कहा जा सकता है जब उनके सदस्य संख्या में बहुत अधिक हो, वे गांव की अन्य जातियों पर अपना प्रभुत्व रखते हो। ठीक है, एक प्रभावशाली आर्थिक और राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य कर सकते हो। यदि ऐसे बड़े और शक्तिशाली जाति समूह का स्थान संपूर्ण जाति व्यवस्था में बहुत निम्न होता है तो वह सरलता से एक प्रबल अथवा प्रभु जाति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वास्तव में प्रभु जाति की अवधारणा को समझाते समय सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उत्पन्न होता है कि प्रभुता का आधार क्या है अथवा वे कौन सी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर किसी जाति समूह को प्रभु जाति कहा जा सकता है। इस संदर्भ में प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय ग्राम में पाई जाने वाली अनेक ऐसी जाति को या जाति समूह को प्रभु जाति कहा जा सकता है, या उन्होंने कहा है। इस बारे में प्रोफेसर ने एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय ग्राम में पाए जाने वाली ऐसी अनेक विशेषताओं का उल्लेख किया है जिनके आधार पर किसी जाति को प्रभु जाति कहा जा सकता है। एक दूसरे से जुड़ी हुई ये विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित है। पहली है उपलब्ध स्थानीय कृषि भूमि के एक बड़े भाग पर स्वामित्व। जो प्रभु जाति के लोग हैं उनका एक बड़े कृषि क्षेत्र में एक बहुत ही भूमि का बड़ा भाग होना चाहिए जिस पर उनका अधिकार हो। जाति की सदस्य संस्था की शक्ति स्थानीय जाति संस्करण में तुलनात्मक रूप में एक उच्च स्थान पर होना। नई शिक्षा, सरकारी सेवाओं में रोजगार, आर्थिक संपन्नता। आरंभ में डॉक्टर श्रीनिवास ने जिन विशेषताओं को कसौटी मानकर प्रभु जाति की अवधारणा को स्पष्ट किया था वे विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में एक दूसरे से
पूर्णतया भिन्न पाई जाती है। अनेक स्थानीय और क्षेत्रीय ग्रामीण अध्ययनों के द्वारा यह स्पष्ट हुआ है कि गांव में अक्सर वे जाति समूह भी प्रभु जाति की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, जिनका जाति संस्तरण में मध्यम अथवा कभी कभी उससे भी कुछ निम्न स्थान होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग जो एम.एन. श्रीनिवास है, उन्होंने अपना एक अध्ययन किया था जो कि मैसूर के एक गांव जिसका नाम था रामपुरा की प्रभु जाति पर अपना अध्ययन किया था। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने पुराने मैसूर राज्य के रामपुरा गांव की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करते समय ओकलिंगा जाति को प्रभु जाति के रूप में पाया। यह जाति परंपरागत रूप से कृषि कार्य में लगी हुई थी। सन 1948 में इस गांव की कुल जनसंख्या 1523 थी, जिसमें से 735 व्यक्ति ओकलिंगा जाति के थे। रामपुरा गांव में ओकलिंगा जाति के व्यक्ति ही सबसे बड़े भूस्वामी हैं। जाति समीपवर्ती नगरों से अपना संबंध बनाए हुए तथा इसी कारण अनेक लोगों ने परंपरागत कृषि कार्य करना छोड़ दिया। गांव में कुल 4 स्नातक थे, जिसमें से 3 ओकलिंगा जाति के पाए गए। ईयर 1948 से 1952 के बीच ओकलिंगा जाति के ही 2 व्यक्तियों ने सबसे पहले चावल की मिलें स्थापित की तथा एक अन्य व्यक्ति ने किराए पर उठाने के लिए नगर में मकान का निर्माण करवाया। इससे स्पष्ट होता है कि इस जाति के लोगों का नगरों की ओर अधिक झुकाव रहा। ओकलिंगा जाति के कुछ लोग व्यापार में भी संलग्न पाए गए तथा अनेक युवक परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अत्यधिक जागरूक देखे गए। इस जाति में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा भी प्रबल थी। रामपुरा गांव के ओकलिंगा जाति के वयोवृद्ध मतलब बड़े बुजुर्ग व्यक्ति केवल अपनी ही जाति के व्यक्तियों के लिए न्याय नहीं करते थे, बल्कि उन सभी जाति समूह के लिए भी न्याय करते थे जो उनका हस्तक्षेप चाहती थी। आज भी वह किसी विवाद के निपटारे के लिए अन्य जातीय नगरों में स्थित न्यायालयों में जाने की अपेक्षा ओकलिंगा जाति के बड़े बुजुर्ग वयोवृद्ध व्यक्तियों के माध्यम से ही न्याय प्राप्त करना अधिक अच्छा समझती है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता उसे गांव की सत्ता का उल्लंघन करने वाला समझा जाता है। यह गांव में यह प्रवृत्ति नहीं है कि विवादों का समाधान केवल अपनी ही जाति के व्यक्तियों द्वारा होना चाहिए। गांव की प्रभु जाति के वयोवृद्ध अथवा सयाने लोग गांव की सभी जातियों के नियमों से परिचित होते हैं, अतः वे सरलता पूर्वक सभी विवादों का समाधान ढूंढ लेते हैं। ओकलिंगा जाति के वयोवृद्ध सदस्य एक प्रकार से गांव के प्रवाचक हैं। यदि किसी जाति का कोई व्यक्ति उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित नहीं करता तो अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह प्रवाचक उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के बारे में कोई विशेष सूचना देने अथवा किसी तथ्य को छिपाने में समर्थक होते हैं। विभिन्न जाति पंचायतों द्वारा भी दंड को कार्यान्वित करने के लिए इस प्रभु जाति का सहयोग लिया जाता है। ओकलिंगा जाति के संदर्भ में यदि प्रभु जाति के आधारों का विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि जनसंख्यात्मक शक्ति, कृषि योग्य भूमि पर स्वामित्व, आधुनिक शिक्षा का प्रसार, नगरों से संबद्धता तथा आर्थिक संपन्नता आदि वे आधार हैं जिनकी प्रभु जाति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओकलिंगा जाति में इन विशेषताओं में से अधिकांश विशेषताएं विद्यमान हैं, जिसके फलस्वरूप इस जाति ने प्रभु जाति का रूप ग्रहण कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।